जब आप महुआ सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहली छवि क्या आती है? शायद एक देहाती शराब की, शायद किसी गांव के दारू की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही महुआ फूल, जिसे आप कंट्री लिकर की सस्ती सामग्री समझते हैं, वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए कल्पवृक्ष से कम नहीं है। महुआ को सिर्फ शराब तक सीमित समझना एक औपनिवेशिक झूठ है। यह वो पेड़ है जिसका आदिवासी समाज में बहुत महत्व है, जिसके फूल में पोषण है, जड़ में दवा है, बीज में तेल है और छाल में जीवन है। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। इस वीडियो में हम महुआ की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक यात्रा करेंगे और समझेंगे कि ब्रिटिश शासन से लेकर आज के कानूनों तक इस पेड़ को खतरनाक बनाने की कोशिश क्यों हुई। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर खतरनाक नशा कहकर बदनाम किया ताकि उनकी विदेशी शराब बिक सके। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो आदिवासी समाज को उनकी अपनी नज़र से समझना चाहते हैं। जैसे ही पतझड़ का मौसम शुरू होता है, जंगल में अलग अलग तरह के फूल और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति का नव वर्ष शुरू हो रहा होता है। उन पेड़ों में एक पेड़ जिसका आदिवासी समाज में गहरा महत्व है, जिसका आदिवासियों के बहा और सरहू जैसे त्योहारों से संबंध है, जिनके फूलों में देवता का वास है, जिसकी जड़ें उनकी दवाखाना है और जिनके बीज से घर रोशन होते हैं। लेकिन इस देश के कानून की नज़र में यही पेड़ एक खतरा है। इसके फूलों को घर में रखना अपराध हो सकता है। सवाल यह है कि यह फैसला किसने किया, किस आधार पर और क्यों। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम महुआ की उस यात्रा पर निकलेंगे जो जंगल से शुरू होती है, विज्ञान से गुजरती है, इतिहास में डूबती है और सीधे आज की राजनीति पर ख़त्म होती है। मधुका लॉन्गिफोलिया, यह है महुआ का वैज्ञानिक नाम। सैप्टोसी परिवार का यह पेड़ 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। यह पेड़ मुख्यतः भारत के केंद्रीय आदिवासी पट्टे में पाया जाता है, जिसे हम ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके हर हिस्से का उपयोग होता है, फूल, फल, बीज, छाल, पत्तियाँ और यहाँ तक कि इसकी लकड़ी भी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे पहले आँखों में आता है, महुआ का फूल। महुआ फूल के पोषक तत्वों की बात करें तो महुआ के ताज़े फूल में नमी 73 to 79% तक होती है। कुल चीनी या शर्करा 54.06% होती है, जो गन्ने के बाद भारत में शर्करा का सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक स्रोत है। प्रोटीन 6.37% होती है, जो चावल, सेब, केले, आम और किशमिश से अधिक होती है। कैल्शियम 8% होती है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक है। फास्फोरस 2% करीब होती है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। विटामिन सी प्रति 100 ग्राम में 40 मिलीग्राम होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करती है। और कैरोटीन, जो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है, भी पाया जाता है। महुआ के फूल केवल शराब बनाने के लिए नहीं है, यह प्राचीन काल से आदिवासियों का सुपर फूड रहा है। महुआ के लड्डू, हलवा और खीर आदिवासी समुदायों में पीढ़ियों से बन रहे हैं। और बीज, इनमें 50 to 61% वसा होती है। महुआ बटर या मोवरा बटर के रूप में इसे जाना जाता है। यह कोको बटर का विकल्प है, जिसका उपयोग चॉकलेट निर्माण में होता है। यह तेल दिल के रोगियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें लिनोलिक और असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान ने अब पुष्टि की है, जो आदिवासी सदियों से जानते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द में राहत देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर रोधी हैं। हेपाटोप्रोटेक्टिव होते हैं, जो यकृत की रक्षा करते हैं। यह एंटी डायबिटिक है, जो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से युक्त है, जो इकोलाई जैसे रोगजनकों को समाप्त करता है। छाल का काढ़ा दस्त और टॉन्सिलाइटिस में उपयोग होता है। पत्तियों की पेस्ट एक्जिमा और जलने पर लगाई जाती है। आदिवासियों के लिए यह पेड़ नहीं, उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे शहरी समाज सबसे कम जानता है। आदिवासी समाज में महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह उनकी पूरी सांस्कृतिक धुरी है। मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले गोंड, संथाल, हो, मुंडा, बैगा, कोल, भील जैसे 60 से
अधिक आदिवासी समुदायों के लिए महुआ कल वृक्ष जैसा है। यह ट्री ऑफ लाइफ है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और त्योहारों में हर क्षण साथ रहता है। महुआ का फूल जन्म पर नवजात की नाल को धोने और शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है। विवाह में मंडप की सजावट और आशीर्वाद के लिए भी, अंतिम संस्कार में मृत आत्मा को शांति देने के लिए भोग देने में प्रयोग होता है, तो त्योहारों में देवताओं को चढ़ावा और सामुदायिक भोज दिया जाता है। मार्च से अप्रैल जब महुआ फूल गिरता है तो पूरा समुदाय जंगल में उतर आता है। महिलाएं और बच्चे सुबह 4 बजे उठकर फूल बीनने जाते हैं। यह केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह सामुदायिक उत्सव है। हर चरण में गीत है, जाने के लिए, फूल चुनने के लिए, सुखाने के लिए। ये गीत पीढ़ियों से सुनाए जा रहे हैं, जिनमें महुआ की महिमा वर्णन होता है। महुआ रस जो फूलों को उबाल कर निचोड़ा गया तरल है, एनीमिया से लड़ने के लिए उपयोग होता है। इसे सीधे पिया जाता है या मिठाइयों में मिलाया जाता है। उसके अलावा मेरे समाज में मटकम पट्टू बोलते हैं, जिसमें इमली के बीज के साथ उबाला जाता है और तैयार होने पर एक इमली का बीज और 2-4 महुआ के फूल एक नुकीले लकड़ी से खाते हैं। सूखे फूल और पत्तियां पशुओं के चारे का काम करती है। बीजों से निकला तेल खाना पकाने और दीपक जलाने में काम आता है। लकड़ी से कृषि औजार जैसे हल और हस्तशिल्प बनते हैं। कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं की भूमिका, महुआ का संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण महिलाओं के नियंत्रण में होता है। यह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामुदायिक निर्णय निर्माण में अधिकार देता है। आदिवासियों के लिए महुआ बहुत बड़े आर्थिक महत्व का चीज़ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में एक परिवार साल में 200 से 400 किलो महुआ फूल जमा करता है। बाजार दर 25 से 80 रुपये प्रति किलो तक होती है, जिससे अनुमानित वार्षिक आय 10,000 से 30,000 के बीच हो सकता है। यह माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक है। महुआ के फूल, बीज और तेल मिलाकर देखें तो यह आदिवासी परिवारों की सालाना आय का 20 से 30% तक हो सकता है। महुआ की कहानी भारत की सभ्यता से भी पुरानी है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मधुक के नाम से मिलता है, प्रेम मंत्रों और मादक पेय के रूप में। चरक संहिता में इसके औषधीय गुणों का वर्णन है। 12वीं शताब्दी के मानसोल्लास ग्रंथ में अंगूर, नारियल पानी और महुआ फूलों से बने पेय की सूची है। बाबरनामा में भी महुआ का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में यह एक महत्वपूर्ण वन उत्पाद था, लेकिन असली मोड़ आता है अंग्रेजी राज में। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने महुआ को खतरनाक नशा घोषित किया। 1892 में मोरवा एक्ट पारित हुआ, जिसने महुआ फूलों के संग्रहण और शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि यह सस्ती देसी शराब उनकी महंगी आयातित विस्की और जिन को बाजार से बाहर कर देगी। उन्होंने कंट्री लिकर शब्द का उपयोग करके इसे हीन भावना से देखने की परंपरा शुरू की। यह एक आर्थिक षड्यंत्र था जो सांस्कृतिक अपमान में बदल गया। औपनिवेशिक सोच में आदिवासी प्राइमिटिव और सैवेज थे, असभ्य थे। महुआ की पूजा को अंधविश्वास और महुआ के पेय को नशे की लत बताया गया, ताकि खुद को सभ्य और आदिवासियों को असभ्य दिखाया जा सके। महुआ की अर्थव्यवस्था आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाती थी। जब तक उन्हें जंगल और महुआ पर अधिकार था, वे ब्रिटिश शासन की मजदूरी पर निर्भर नहीं थे। इसीलिए महुआ को अपराध बनाना दरअसल आदिवासी स्वायत्तता को अपराध बनाना था। अंग्रेजों की इन कार्रवाइयों से अलग इतिहासकार विनीता दामोदरन के शोध के अनुसार 1873 और 74 में बिहार में अकाल के दौरान स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री सर चार्ल्स वाट ने लिखा कि महुआ की फसल ने हजारों गरीबों को भुखमरी से बचाया। महुआ केवल मनोरंजन नहीं, जीवन रक्षक था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब 19वीं सदी में फ्रांस में अंगूर की फसल फाइलक्सेरा कीट से नष्ट हो गई, तो मार्से बंदरगाह पर 4000 किलोग्राम सूखे महुआ फूल पहुँचे। इनका उपयोग वाइन बनाने में किया गया। कुछ लोगों ने इन्हें किशमिश के रूप में बेचने की कोशिश भी की। 1947 में आज़ादी के बाद भी महुआ के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। स्वतंत्र भारत ने भी अंग्रेजों की मोरवा एक्ट 1892 की विरासत को कायम रखा। महुआ अभी भी कंट्री लिकर की श्रेणी में था, एक ऐसा लेबल जो नस्लवादी और वर्गवादी पूर्वाग्रहों से भरा था। आज भी कई राज्यों में महुआ को सरकारी दुकानों में बेचने की अनुमति नहीं है। यह बोतलबंद या ब्रांडेड नहीं हो सकता। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन प्रतिबंधित है और पारंपरिक उत्पादन भी अवैध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन कानूनी रूप से
वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा 1996 के तहत आदिवासियों को वन उत्पादों पर अधिकार मिले हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने महुआ को गैर वन टिम्बर वन उत्पाद की सूची में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल किया है। फिर भी ज़मीनी हकीकत अलग है। आदिवासी महिलाएं जो सुबह 4 बजे जंगल में जानवरों के डर से फूल चुनने जाती है, उन्हें 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिलता है। यही फूल शहरों में 200 से 300 रुपये प्रति किलो बिकते हैं। दलाल प्रणाली आदिवासियों को उनके वास्तविक मूल्य से वंचित कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 500 मिलियन किलोग्राम महुआ फूल इकट्ठा होने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में केवल 85,000 टन इकट्ठा होता है। रोजगार की क्षमता 1.63 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष है, जबकि वर्तमान रोजगार केवल 28,600 व्यक्ति प्रतिवर्ष मात्र है। पेशा और एफआरए है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? यह कानून कागज़ पर बढ़िया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आज भी वन विभाग के अधिकारी महुआ ले जाते आदिवासियों को रोकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड जुर्माना लगाते हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट दोनों अभी भी मौजूद हैं। और जब दो कानून आपस में टकराते हैं तो कमज़ोर इंसान पिसता है। उसके बावजूद 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ को हेरिटेज लिकर का दर्जा दिया। भारत का पहला राज्य जिसने ऐसा किया। इससे मोंड और मोहलू जैसे पहले वाणिज्यिक ब्रांड बाजार में आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वास्तव में फूल चुनने वाली आदिवासी महिलाओं को लाभ मिल रहा है? मोंड मध्य प्रदेश का एक स्वदेशी और प्रीमियम महुआ ब्रांड है, जिसे आदिवासी स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे 2023 में राज्य की पहली महुआ विरासत स्पिरिट यानी कि हेरिटेज स्पिरिट के रूप में लॉन्च किया गया था, जो विशेष रूप से अलीराजपुर जिले की भील और भिलाला जनजातियों के महुआ फूलों से तैयार की जाती है। तो वहीं मोहलू भी मध्य प्रदेश का महुआ का एक प्रीमियम ब्रांड है, जो वहाँ की स्थानीय महुआ विरासत शराब और इससे प्रेरित क्राफ्ट जिन को बढ़ावा दे रहा है। यह ब्रांड महुआ के फूलों का उपयोग करके बनाई गई भारत की पहली शिपिंग जिन में एक है। ये बात सही है कि जब आदिवासी सुनते हैं कि उनकी पारंपरिक शराब ब्रांडेड बोतलों में बिक रही है, वे खुश होते हैं। लेकिन यह खुशी दुखद है, क्योंकि यह फिर से स्थापित करती है कि वे परिधि में हैं, यानी कि चुना लाइन में हैं, गैर आदिवासी केंद्र में हैं। आदिवासियों को सही मान्यता देने की यहाँ पहल हो सकती है। आज भी जब शहरों में महुआ कॉकटेल पार्टियों में परोसा जा रहा है, तो गाँव में आदिवासियों को पारंपरिक रूप से महुआ बनाने के लिए पुलिस परेशान करती है। यह एक कानूनी विरोधाभास है। उत्पादन अवैध है, लेकिन उपभोग कानूनी है। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वालों में एक बड़ा हिस्सा आदिवासी और दलित हैं, जबकि बड़ी डिस्टिलरीज जो शराब बनाकर अरबों कमाती है, उन पर शायद ही कोई कार्रवाई होती है। तो क्या समाधान है? केवल शराब को वैध बनाना? नहीं, बल्कि पूरे महुआ पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाना। ट्राइफेड और एफआईआईटी ने महुआ न्यूट्रल बेवरेज विकसित किया है। वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी महिलाएं महुआ लड्डू, अचार, तेल, साबुन और कॉस्मेटिक्स बना रही है। यह मूल्यवर्धन है जो आदिवासियों को उनके उत्पाद का वास्तविक लाभ देता है। कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि महुआ फूलों को स्कूल मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। इससे बच्चों का पोषण सुधरेगा और आदिवासी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। महुआ का वृक्ष जलवायु परिवर्तन के लिए भी आदर्श है। यह शुष्क, पथरीली और खारी मिट्टी में उगता है। इसकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। यह कम लागत वाली जलवायु सहिष्णु आजीविका का स्रोत है। अगर टकीला मेक्सिको से, बोरबॉन अमेरिका से और काइंक फ्रांस से दुनिया भर पहुंच सकते हैं, गोवा की फेनी मतलब वहाँ की लोकल लिकर देश और दुनिया में फेमस हो सकती है, तो महुआ क्यों नहीं? यह दुनिया का एकमात्र फूलों से बना स्पिरिट है। जी हाँ, महुआ शराब के निर्माण में मुख्य रूप से इथेनॉल ही उत्पन्न होता है। यह महुआ के फूलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा के फर्मेंटेशन से बनता है, जिसमें आमतौर पर 11% से अधिक अल्कोहल हो सकता है। इसकी अपनी अनूठी टेरोयर मतलब विशेष प्राकृतिक वातावरण है, जो भारत के मध्यवर्ती जंगलों की मिट्टी, हवा और पारंपरिक ज्ञान का संयोजन से बनती है। इस कारण से महुआ भी एक यूनिक पेय बन जाता है। महुआ की कहानी केवल एक पेड़ की नहीं है, यह भारत के आदिवासियों की अस्मिता, उनके अधिकारों की लड़ाई और परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की कहानी है। जब हम अगली बार महुआ के बारे में सोचें तो यह याद रखें कि यह केवल देहाती दारू नहीं है। यह एक जीवनदायी वृक्ष है जो पोषण देता है,
संस्कृति संजोता है, इतिहास याद दिलाता है और अर्थव्यवस्था चलाता है। जब तक जंगल खड़ा है तब तक आदिवासी खड़े हैं और आदिवासी इसे बचाते रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आदिवासियों का भविष्य पेड़ों, धरती और जंगल की आत्माओं की सेहत पर निर्भर है। महुआ को शराब से मुक्त करना और उसके वास्तविक सम्मान में पुनर्स्थापित करना, यह न केवल एक पेय पदार्थ का पुनर्वास है, बल्कि एक पूरे ज्ञान प्रणाली, एक पारिस्थितिक तंत्र और एक सभ्यता का सम्मान है। अब एक बड़ा सवाल, आदिवासी यह सब सदियों से जानते थे, तो ये नई खोज किसकी है? पिछले 20 साल में दर्जनों फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने महुआ पर पेटेंट लिए हैं, उसके एक्टिव कंपाउंड्स पर, उसके तेल के फॉर्मुलेशंस पर। यह है बायोपायरेसी, मतलब जैव चोरी। जब कोई आदिवासी समाज की पारंपरिक जानकारी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाकर उस पर मालिकाना हक जताए और उस समाज को एक पैसा ना मिले और आपको देसी शराब के टैग में फंसाया जाए, तो उसे साजिश नहीं तो और क्या कहेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको महुआ के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर मजबूर करता है तो इसे साझा करें, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आदिवासी मुद्दों को समझना चाहते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए महुआ के बारे में आपने पहले क्या सुना था और अब क्या सोचते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।